ओह हे गाइस, दिस इज मी मयंक और आज मैं आपका इंट्रो कराने वाला हूँ क्रिएटिव दुनिया का सबसे खतरनाक, जोरदार, जबरदस्त सॉफ्टवेयर के साथ जिसका नाम है एनिमेट सीसी। So let's start with the intro. Animate CC is one of my favorite software because I love animation. Animate CC is a vector based professional software. ये मेरा सबसे फेवरेट सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि ये मेरे मुर्दे पड़े कैरेक्टर्स पे जान डाल देता है। एनीवेज, इंटरफेस की बात करते हैं। ये है इसका इंटरफेस। स्टार्ट करने के लिए स्क्रिप्ट 3.0। तो ये है आपका टाइमलाइन, ये सारे टूल्स, ये है आपके प्रेफरेंसेस और ये बच गया आपका प्लेग्राउंड, आई मीन स्टेज, जहां आप अपने एनिमेशन के सारे वर्क, स्केचेस, कंपोजिशन सारी इसी स्टेज में होंगे। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं कलर्स में आप नॉर्मली ये RGB ऐसे सेलेक्ट कर सकते। ये है आपके लिए स्वॉचेस, मुझे इसके स्वॉचेस बहुत पसंद है। ये है अलाइनमेंट, इन्फो, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये हो जाता है लाइब्रेरी में आप जो भी एसेट्स आप बनाए होते हैं, जो भी कोडिंग्स के लिए, जब इसमें जनरली जो कोडिंग्स होते हैं उसके लिए जो भी एसेट्स आते हैं वो इस लाइब्रेरी में सबसे पहले लोड किए जाते हैं। वो डायरेक्टली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता, तो इसलिए कोडिंग्स के लिए जनरली लाइब्रेरी यूज करते हैं। इवन आप एनिमेशन के लिए भी आप लाइब्रेरी को मैं रिकमेंड करूंगा कि यूज करना चाहिए। ये हो जाता है मोशन प्रीसेट यहाँ मिल जाते हैं अपने आप। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये बनाने हैं। आके दिखा देता हूँ आपको। कन्वर्ट टू सिंबल, इसको मूवी क्लिप में करना है तब वो वर्क करेगा। मूवी क्लिप में ये बनाया मैंने। लाइब्रेरी, मोशन प्रीसेट, अगर आपको वीडियो प्ले करना है तो वो स्पेस से काम नहीं करेगा, वो करेगा काम एंटर से। सो हियर इट इज। एंड इफ यू वांट टू सी अ बेटर परफॉर्मेंस, सो गो टू कंट्रोल एंड एंटर। अगर आपको कभी लगता है कि ये आपको चेंजेस करने हैं, लाइक मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, नीचे चाहिए मुझे ये, ओके, और ये मुझे ये चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट है वैसे, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्मॉल स्क्रीन चाहिए तो स्मॉल स्क्रीन भी होती है। अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में जाना चाहेंगे तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप क्लासिक यूज़ करो, क्योंकि क्लासिक में आपको पूरा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करने के लिए पूरा बड़ा सा एरिया मिलता है। आपके पास टूल्स आ जाते हैं, उसके आपके पास टाइमलाइन ईजिली हैंडल करने के लिए नीचे में ही रहते हैं। और राइट साइड में आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, स्पेस अगर ज़्यादा ले रहा है तो, लाइक दिस। और अगर इसको बढ़ाना है, आपको कलर वगैरह चाहिए तो ये ऐसे भी बढ़ जाएगा। अगर आपने गलती कर दी और आपने पूरा मैश, लाइक ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो कुछ गड़बड़ हो गया अगर बाई चांस, तो ये इधर से जाके रीसेट क्लासिक, सिंपल, यस, ये आपकी क्लासिक को फिर से सुधार देगा। नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को नीचे चाहिए। Oh hey guys, this is me Mayank and today I will teach you how we can use tools in Animate CC. So this is our interface और ये लेफ्ट साइड में आपके सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल V इसका शॉर्टकट है। ये जनरली कुछ भी ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ये उसको मूव करने के लिए यूज़ होता है, इसीलिए इसको सिलेक्शन टूल बोलते हैं। उसी में ये होता है सब सिलेक्शन टूल, A इसका शॉर्टकट है। सब सिलेक्शन टूल का यूज़ इस नोड्स को ही कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल इसको होलसम लेता है, लेकिन सब सिलेक्शन टूल उसके नोड्स पे वर्क करता है। अब आ जाते हैं फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल, Q इसका शॉर्टकट है। अगर आपको ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव में करना है तो आप कंट्रोल होल्ड करें, उसके बाद फिर इसके पॉइंट्स को प्रेस करके ट्रांसफॉर्म करें, तो ये आप एज अ पर्सपेक्टिव आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 3D रोटेशन टूल। 3D रोटेशन टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवी क्लिप में कन्वर्ट करने के बाद ही वर्क करता है। अच्छा, अब मूवी क्लिप क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को मूवी क्लिप में कन्वर्ट करना मतलब उसे ग्रुप में कन्वर्ट करना। एक मैं एग्जांपल एक बना के बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास करीबन 4 ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं ये सारे अलग अलग हैं। तो मूवी क्लिप बनाने के लिए मैं क्या, अगर मेरे को पूरा मूवी क्लिप बनाना है, एक मूवी क्लिप बनाना है पूरे को, तो मैं पूरे को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके या F8 दबा के कन्वर्ट टू सिंबल, तो यहाँ मैं मूवी क्लिप में करूँगा कन्वर्ट। फिर मूवी क्लिप में जैसे ही कन्वर्ट करूँगा, ये आप जैसे देख सकते हैं ब्लू कलर का बॉक्स बना है, ये एक मूवी क्लिप है। मूवी क्लिप में जैसे ही जाऊँगा मैं एंटर होऊंगा, यहाँ एक और फ्रेम है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे सीन 1 में हमारे पास टाइमलाइन में एक ही लेयर था। ये जो बॉक्स है वो एक ही लेयर में है सारा। तो यहाँ अगर बाई चांस मैं 3 लेयर बनाया हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे मैं ये वाला लेयर 1 में है तो ये लेयर 1 सेलेक्ट हो गया। अब जैसे मैं मूवी क्लिप के अंदर जाता हूँ, ये आप देख सकते हो लेयर 1 बस है, मतलब इसके अंदर एक और टाइमलाइन है। अगर मैं यहाँ कुछ भी एनिमेशन दूंगा वो सीन 1 में जाके वर्क दिखेगा। जब ये ऐसे नहीं दिखेगा, जब आप इसको कंट्रोल एंटर मारेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तब इसमें दिखेगा एनिमेशन। तो अब मूवी क्लिप के बाद बात कर लेते हैं 3D रोटेशन टूल की। 3D रोटेशन टूल अब इसमें अच्छे से काम करेगा। ये होता है x एक्सेस, ये होता है y एक्सेस और ये होता है z एक्सेस। और अगर आपको 3D वर्ल्ड में इसको मूव कराना है तो नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेके भी आप इसको ऐसे लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं लेसो टूल। लेसो टूल नॉर्मली सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर बाई चांस मुझे किसी ऑब्जेक्ट में छोटा सा एक एरिया चाहिए, लाइक मुझे ऐसे वाला ये इतना एरिया चाहिए बस, तो मैं ये सेलेक्ट करके देन मैं इसको निकाल सकता हूँ। पेन टूल अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स शेप है जिस पे आप एक आर्क बनाना चाहते हैं, लाइक वो सर्कल नहीं है, वो रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसा बनाना है जिसे आप ट्रेस मारना चाह रहे हैं यहाँ, तो उस टाइम पेन टूल सबसे अच्छा टूल है उसके लिए। एक रफ में ड्रॉ बनाऊंगा कि लाइक मुझे हैट बनाना है, तो हैट के लिए मैं सर्कल वर्कल ले सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल से लेके सीधा एक क्लिक किया, देन यहाँ क्लिक किया। अच्छा, क्लिक करने के बाद तुरंत आपको ऐसे खींचना है होल्ड करके, तो ये एक आर्क बनाएगा जो स्मूथ रहता है वो। अगर आप ऐसा आर्क नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक सिंगल क्लिक करेंगे, तो वो एक शार्प लाइन देगा। तो वो ना करके मैं हेड बनाना है, तो हेड तो होगा नहीं शार्प ऑफ कोर्स, तो मैं इससे ड्रैग कर करके हेड बनाऊंगा। अच्छा, और जो लास्ट वाला पॉइंट होगा, वो लास्ट पॉइंट जैसे ही आएगा आपको एक मार्क दिखेगा उसमें एक सर्कल सा। इसका मतलब है कि वहां पास वो कंप्लीट एक सर्किट बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल सिंपली आपको, अगर आप इसे बॉक्स बनाने जैसा अगर ड्रैग करेंगे तो वो एक बॉक्स क्रिएट करेगा जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, सिंपल अगर क्लिक भी कर देंगे तो भी इसमें वो ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। अगर आप नॉर्मली बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स में ऐसा रहता है कि आप जितना लिखेंगे उसके बाद उस एरिया के बाद ये नीचे जाते जाएगा, लेकिन नॉर्मल क्लिक में वैसा नहीं होता। नॉर्मल क्लिक में आप जितना लिखते जाएंगे वो आगे जाते जाएगा। अगर आपको नीचे शिफ्ट होना है तो उसके लिए एंटर प्रेस करें और फिर आगे बढ़ें। एंड टेक्स्ट में एक और चीज़, आपको अगर टेक्स्ट चेंज करने हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके कैरेक्टर में जाएंगे तो आपको सारे उसे फॉन्ट साइज से लेके फॉन्ट सिलेक्शन जो भी रहेगा वो सारे चीज़ आपको कैरेक्टर प्रॉपर्टीज़ में मिल जाएंगे। प्लस में पैराग्राफ है, ऑप्शन और भी है जैसे लाइक लिंक एक्चुअली आपके एक्शन स्क्रिप्ट कोडिंग्स होती है इसमें एनिमेट में, ये उसके लिए रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइन टूल नॉर्मली लाइंस बनाने के लिए होते हैं। लाइंस के अगर आपको
विथ हाइट या कुछ भी करना है तो सेम प्रॉपर्टीज़ में आना है, और फिल एंड स्ट्रोक में जाके आप इसके लाइंस के कलर्स चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक्स चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल जैसे अब मुझे डॉट चाहिए तो मैं डॉट यूज़ करूँगा, तो ऐसे आप हर चीज़ कर सकते हैं। धोलेंगे यहाँ दो टाइप के रेक्टेंगल टूल आ जाते हैं। इसमें पहले वाला मैं बताता हूँ, इसे जस्ट ड्रैग करना है। अगर आपको स्क्वायर चाहिए रेक्टेंगल के बजाय तो आप नॉर्मल शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद ड्रैग करें, तो इससे ये स्क्वायर आपको शेप देगा। लेकिन अगर आपको कॉर्नर से रिसाइजिंग नहीं चाहिए, आपको बीच से रिसाइजिंग चाहिए, तो ऑल्ट साथ में प्रेस करना, तो उससे बीच से रिसाइजिंग होगी। ये सेकेंड टाइप वाला रेक्टेंगल टूल। अब इन दोनों का मैं एक डिफरेंस बताता हूँ। तो डिफरेंस ये है इसमें कि ये वाला फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल टूल था, उसमें आप इस चीज़ को ऐसे उठा के आप कहीं भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। इसका मतलब इसका फिल और इसका स्ट्रोक दोनों अलग कर सकते हो आप ऐसे। लेकिन सेकेंड वाले रेक्टेंगल टूल का ये है कि इसमें आप इसके कॉर्नर स्मूथ कर सकते हो, जितना आप इसको ड्रैग करोगे उतना ही ये स्मूथ होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवल टूल। ओवल टूल भी सेम वैसे ही यूज़ होगा जैसे स्क्वायर यूज़ होता है। जैसे शिफ्ट द प्रेस करके आप इसको रेशियो वाइज इसको रिसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीस्टार टूल। पॉलीस्टार टूल नॉर्मली पॉलीस्टार ही है, वो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगला है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल जनरली आप अगर पेन टैबलेट यूज़ करते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पेंसिल टूल ज़रूर यूज़ करें। अगर इसकी स्मूथिंग बढ़ाना है या स्ट्रोक्स बढ़ाने हैं तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके उसमें क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है ब्रश टूल। ब्रश टूल भी सेम पेंसिल टूल जैसा ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि आप ब्रशेज़ प्रीसेट वगैरह निकाल सकते हैं, इसमें एरो या कुछ भी बनाना है तो वैसा यूज़ करके आप ब्रश को वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका डिफरेंस। ब्रश टूल पिछला वाला था पेंट ब्रश टूल और ये है नॉर्मल ब्रश टूल। ये तीनों एक ही टाइप के हैं और काफ़ी कोई चेंजेस नहीं है। डिफरेंस ये है कि ब्रश टूल में स्ट्रोक्स नहीं होते और जो बाकी सब है उसमें वो स्ट्रोक्स पे वर्क करते हैं, लेकिन ब्रश टूल फिल पे वर्क करता है, इसके स्ट्रोक्स नहीं होते। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हो आप, इसके फिल पे कलर है लेकिन इसके स्ट्रोक पे कलर नहीं है। अब बात करते हैं हमारे अगले टूल की तरफ जो है बोन टूल। बोन टूल के लिए मेरे को पहले एक ग्राफिक चाहिए जो मैं बना रहा हूँ अभी। F8 प्रेस करके ग्राफिक, एक और ग्राफिक ले लूँगा मैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ये अलग है ये अलग है, तो इन दोनों अभी एक ही लेयर पे, तो एक इससे मैं पहले तो दो अलग अलग लेयर में बनाऊंगा। राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। अब दो अलग अलग लेयर्स में आ गए हैं ये। अब मैं बोन टूल लूँगा, M इसका शॉर्टकट है। अब मुझे जहाँ से जिस पॉइंट से मुझे इसके बोन कनेक्ट करने हैं वो पॉइंट लेके मैं यहाँ तक उसे कनेक्ट करूँगा। अब सिलेक्शन टूल लेके ये देखो, अगला टूल है फिल टूल। फिल टूल जनरली जो किसी ऑब्जेक्ट में कलर भरने के लिए, जैसे मुझे अगर चाहिए सियान कलर तो ये ऐसे यूज़ होता है, लेकिन इसका ये बॉर्डर वो नहीं होता कलर, तो उसके लिए सेकंड टूल है हमारे पास इंक बॉटल टूल। इंक बॉटल टूल अगर मैं यहाँ ब्लैक लूँगा, सिंपल यहाँ बीच में भी करूँगा तो मैं इसका बॉर्डर कलर हो जाएगा ब्लैक में ऐसे। नेक्स्ट है इंक टूल। इंक टूल जनरली जैसे मेरे पास ये कलर बॉक्स है और ये बॉक्स है, अगर बाई चांस मेरा ये इस बॉक्स का कलर दूसरा है, मुझे ये सेम कलर इस बॉक्स में चाहिए, तो इंक का शॉर्टकट है I। मैं पहले V प्रेस करके सेलेक्ट करूँगा इसको, सिलेक्शन, उसके सेलेक्ट करने के बाद I प्रेस करके वो कोई जो कलर मुझे इस बॉक्स में चाहिए वो कलर में क्लिक करूँगा।
तो ये ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है इरेजर टूल। इरेजर टूल सेम बॉक्स बना। अगर इरेजर आप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से भी आप इसकी साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं। ये नॉर्मल इरेजर की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट है विथ टूल। विथ टूल काम आता है अगर मेरे पास एक लाइन ड्रॉ है, इस लाइन की स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ मैं 3 में। ओके, अब अगर मुझे इस लाइन की एंड मुझे थिन चाहिए और जो बीच का पार्ट है वो मुझे थोड़ा मोटा चाहिए, तो उसके लिए मैं विथ टूल लूँगा और सीधा यहाँ पर क्लिक करके ये देखो बड़ा या छोटा, तो मैं पहले इसको स्मॉल कर दूँगा, बीच वाले में बड़ा कर दूँगा, फिर ये लास्ट वाले को फिर पतला। मैं से इसको शेप दे सकता हूँ। नेक्स्ट है कैमरा टूल। कैमरा टूल नॉर्मल जूम इन जूम आउट। इसके लिए पहले मैं लूँगा कोई सब ऑब्जेक्ट, अब मेरे पास ये स्क्रीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। अब समझ में आएगा ये कैसे वर्क करता है। अब कैमरा टूल लेंगे। कैमरा टूल लेते ही यहाँ पर से एक जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन दे देता है आपको, ये जूम का और ये रोटेशन का, ये दोनों हैं ऑप्शन। और नीचे यहाँ देखेंगे टाइमलाइन में तो कैमरे के लिए टाइमलाइन दे दिया गया है, जो उसमें आप की फ्रेम यूज़ करके बता सकते हैं कि कितने फ्रेम बाद वो जूम होगा या जूम इन होगा। तो ये नॉर्मली ऐसे ही यूज़ होता है, ये जूम आउट और ये जूम इन। ये रोटेशन के लिए कि आपका कैमरा कितना टिल्ट हो रहा है, कितना कब टिल्ट करना, ये टिल्ट करने के लिए है। नेक्स्ट है हैंड टूल। हैंड टूल नॉर्मली जब जूम रहता है तब हैंड टूल ये काम आता है, अपने आर्टबोर्ड को इधर से उधर। इसका शॉर्टकट नॉर्मली स्पेस है, स्पेस से भी अगर आप सिलेक्शन टूल है और प्रेस होल्ड करेंगे स्पेस तो उसमें भी हैंड टूल काम करता है। इसके बाद है जूम टूल। जूम टूल का शॉर्टकट है Z, और अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा और ऑल्ट नहीं प्रेस करेंगे तो ये जूम इन। लेकिन आप जूम इन का यूज़ आप स्क्रॉल से भी कर सकते हैं, कंट्रोल होल्ड करके देन स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। हे गाइस, दिस इज़ मी मयंक और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन एनिमेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम नॉर्मल वीडियोस देखते हैं तो जो वीडियोस होते हैं वो या तो 1 सेकेंड में फ़ोटोज़ ही होते हैं, कलेक्शन ऑफ फोटोज़ है वो कोई भी वीडियो। तो वीडियो पे जैसे टाइम नीचे बार होते हैं जो स्लाइडर होते हैं, जो स्लाइड करते ही हम लोग आगे बढ़ा सकते पीछे ले सकते हैं वीडियो। तो वैसे ही एनिमेशन में भी आपको वो फ्रेम्स आपको खुद से ड्रॉ करने रहते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए अगर आपको स्मूथ चाहिए बहुत ज़्यादा तो आपके पास जो FPS होता है, जो कि यहाँ पास दिया गया है 30 FPS में मैं सेट किया हुआ हूँ, डिफ़ॉल्ट ही 24 होता है। तो अगर आपको जितनी ज़्यादा स्मूथ करनी है उतनी FPS आपको बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग्स पे वर्क नहीं करने हैं उस टाइम आप इसको 24 FPS रख सकते हैं, या आप 20 FPS या 12 FPS में भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आर्ट में। तो आ जाते हैं हम लोग की फ्रेम्स के बारे में। सबसे पहले मैं की फ्रेम्स के बारे में बताऊंगा और साथ साथ टाइमलाइन के जो नीचे टूल्स है वो साथ साथ में बताते जाऊंगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से लिंकअप हैं। तो सबसे पहले मैं की फ्रेम्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ 3 टाइप के की फ्रेम्स होते हैं। पहला नॉर्मल की फ्रेम। नॉर्मल की फ्रेम ऐसा होता है कि अगर आप कुछ इसमें ड्रॉ किए हो या कुछ भी ऑब्जेक्ट इस लेयर में रखे हैं तो उसमें ये ब्लैक डॉट बन जाएगा। ब्लैक डॉट बन गया मतलब आपके इस लेयर में कुछ ना कुछ है, या इस फ्रेम में आपके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट अभी है। एक मैंने बताया जैसे अभी कि एक होता है ब्लैंक की फ्रेम,
और थर्ड जो होता है की फ्रेम वो होता है नॉर्मल की फ्रेम। नॉर्मल की फ्रेम सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला हम लोग का की फ्रेम है उसको एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये एक्सटेंड करने वाले की फ्रेम को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाम लिख देता हूँ इसमें पहले, नॉर्मल की फ्रेम। तो पहले मैं एक्सटेंड करके बताऊंगा। मैं 30 FPS तक लेता हूँ, मतलब 1 सेकेंड में 30 फ्रेम्स। तो मैं यहाँ जाके नॉर्मल, अच्छा अगर आपको जूम करना है इसमें तो ये राइट हैंड साइड में टूल रिसाइज करने का, टाइमलाइन रिसाइज करने का है ऑप्शन है। तो उसमें आप ऐसे नॉर्मली ड्रैग करके आप इसके साइज़ बढ़ा या कम कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलाइन में सारे फ्रेम्स छोटे छोटे दिखेंगे तो कई बार मुश्किल हो जाता है कि माउस उसमें जाए क्लिक करे, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है वो। तो मैं 30th फ्रेम में आ जाऊँगा। उसके बाद 30th फ्रेम तक मुझे फ्रेम्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 30th वाले फ्रेम में आके राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम। इंसर्ट फ्रेम करने से हमारा जो थर्ड वाला है फ्रेम नॉर्मल वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ टाइमलाइन में कहीं भी इस बार को मैं मूव कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा अगर मुझे नॉर्मल ये नहीं मिलता है ऐसे, मुझे अगर सीधा 25 या 20th फ्रेम में आना है तो मैं इस तरह यहाँ जाके नीचे जाके यहाँ 20 लिख दूंगा, 20। तो ये 20th फ्रेम में मेरा बार आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ जो सेकंड्स दिखा रहा है वो सेकंड्स ये बता रहा है कि 0.6 सेकंड में आपका 20th फ्रेम आएगा। टीम वर्क कर रहे हो तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए ये इजी रहता है कि लाइक मुझे 0.6 सेकंड में जो फ्रेम है मुझे उस पर अपडेट चाहिए, तो ऐसे बात करने के लिए ये बहुत ईजी पड़ता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैंक की फ्रेम में। ब्लैंक की फ्रेम यूज़ करने के लिए आपको, जैसे अगर मुझे एक ब्लैंक की फ्रेम चाहिए जिसमें मैं एक फिर से ड्रॉ करूँ नया चीज़, तो वो करने के लिए जैसे मुझे 5th सेकंड में मुझे चाहिए एक नया की फ्रेम, तो मैं सिंपली जाके यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। इंसर्ट ब्लैक की फ्रेम में ये होता है कि आपका जो पिछले वाले की फ्रेम में जो भी आर्टवर्क या जो भी आप फ्रेम वो जो ड्रॉ किए होंगे वो आपके जो इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम है उसमें नहीं आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ब्लैंक की फ्रेम ले रहे हो तो वो सामने जितने भी फ्रेम्स होंगे वो उसको इफेक्ट करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको 10th की फ्रेम में अगर वापस चाहिए फर्स्ट वाली फ्रेम, तो आप सिंपली यहाँ जाके ऑल्ट प्रेस करके इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं 10th फ्रेम, तो ये ऐसे आ जाएगा। लाइक 5th फ्रेम से लेके 10th फ्रेम तक 9th फ्रेम तक आपका कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। प्ले करने के लिए नीचे दिया हुआ है, एंटर से भी प्ले होता है, ये सीधा प्ले हो जाएगा। अगर आपको रिपीटेशन में चाहिए, लूप में चाहिए, तो राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है लूप। शिफ्ट ऑल्ट एल है इसका शॉर्टकट, तो उसको प्रेस करते ही ये लूप, अच्छा इसमें ऑप्शन दे देगा कि आपको लूप कहाँ तक का चाहिए। अगर मुझे फुल चाहिए तो मैं नॉर्मली पूरा लूप में प्ले कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे सिर्फ यहाँ तक ही चाहिए, मैंने यहाँ तक वर्क किया है बस, 10th में जानबूझ के रखा हूँ ताकि पता चले कि है कि नहीं, तो यहाँ अगर मैं एंटर मारूंगा तो वो यहीं का प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है सेंटर फ्रेम। सेंटर फ्रेम होता है कि जैसे मेरा फ्रेम यहाँ तक चला गया या एकदम फर्स्ट में या साइड में, तो मैं जैसे सेंटर फ्रेम करूँगा ये फ्रेम बीच में आ जाएगा, ये देखो बीच में आ गया, तो ये वैसे सेंटर में आ जाता है ये। अब इसके शॉर्टकट पहले मैं बता देता हूँ कि शॉर्टकट क्या क्या है। नॉर्मल की फ्रेम का शॉर्टकट है F6, ब्लैंक की फ्रेम का शॉर्टकट है F7 और नॉर्मल की फ्रेम का शॉर्टकट है F5। और फ्रेम डिलीट करने हैं अगर, तो नॉर्मल ऐसे ड्रैग करके राइट क्लिक करके रिमूव फ्रेम्स, तो पूरे फ्रेम्स रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो मैं ड्रॉ करके बताते जाता हूँ कि की फ्रेम कैसे वर्क करता है। चलिए ये आया, नेक्स्ट की फ्रेम डालना है अगर मुझे, तो मैं दबाऊँगा F7 क्योंकि मुझे ब्लैंक की फ्रेम चाहिए ताकि मैं एक ड्रॉ कर सकूँ। तो यहाँ देखो, जैसे अब मेरे को पता नहीं चल रहा है पिछला वाला क्या था और अगला वाला क्या है, ये देखो, तो मुझे समझ नहीं आएगा ना ऐसे। तो यहाँ मैं ओनियन स्किनिंग यूज़ करूँगा। ओनियन स्किनिंग यहाँ नीचे दिया हुआ है इसका टूल, ओनियन स्किनिंग,
ठीक है। ओनियन स्किनिंग क्या करता है, आपका अगला फ्रेम और जो पिछला फ्रेम है उसका एक हल्का सा हिंट दे देता है। अब मैं F6 प्रेस करके नेक्स्ट फ्रेम में आया, मैं F7 प्रेस करूँगा फिर से, उसके बाद फिर एक ड्रॉ करूँगा, फिर एक F7 देन एक ड्रॉ। और ये बाहर चला गया। तो ऐसे मैं पूरे की फ्रेम्स ड्रॉ कर लिया हूँ। अब ये पूरे मैंने F7 प्रेस कर करके बनाया है पूरा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसका स्पीड स्लो करने के लिए आप नॉर्मली यहाँ जाके 24 कर दीजिए, 30 में है तो, क्योंकि 30 फ्रेम्स 1 सेकंड में चल रहा था। अब कितना चलेगा, 24 फ्रेम चलेगा 1 सेकंड में। थोड़ा सा और रोकना है मुझे, लाइक ये बहुत ज़्यादा जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया मेरे लिए लगा ऐसा, है ना। तो क्या करूँगा मैं, ये आया यहाँ, उसके बाद यहाँ पर जाके मैं F5 दबाऊँगा, जो इसके फ्रेम को एक एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देगा। ये देखो, ये दोनों एक्स्ट्रा फ्रेम है, मतलब एक ही फ्रेम है लेकिन 2 फ्रेम है, ये वैसा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले को भी एक और कॉपी कर लूँगा। जितने फ्रेम्स बढ़ेंगे उतने अगर आप सेम फ्रेम को अगर रखे रहोगे तो वो उतना स्लो हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसका कि लाइक एकदम ज़्यादा भी नहीं करना है सबको, लाइक मैं सिर्फ यहीं तक का बस किया हूँ, यहाँ के बाद मुझे फास्ट चाहिए क्योंकि। तो अब मैं लेयर्स बता रहा था, लेयर्स कैसे इंपॉर्टेंट है अगर नेक्स्ट रहता तो मैं क्या करूँगा, ये देखो, ये एक नया लेयर लिया, नीचे ड्रैग किया, नीचे वाले लेयर में मैं, और इसको मैं लॉक भी कर सकता हूँ, यहाँ जो नॉर्मल जाके लॉक, ये पूरे को लॉक कर देगा। ये यहाँ आपको क्लिक करना है। ये क्या करता है, ये जो साइड वाला है वो एक्चुअली आप जो भी बनाए हैं आर्ट वर्क वगैरह, वो अगर एकदम सामने आ रहा है लेकिन आपको देखना भी है वो कैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये प्रेस करते ही वो स्ट्रोक्स पे उसको दिखाना शुरू कर देगा कि लाइक वो वहाँ पर कुछ है, लेकिन वो आर पार भी आपको देखते बन सके अगर आप बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं तो। या फिर बैकग्राउंड भी नहीं, अगर आप दूसरा कुछ चीज़ और साथ में बनाना चाह रहे हैं इसके, तो वो उस पर भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये है और मैं इसमें एक फर बनाना चाह रहा हूँ मान लो, तो मैं यहाँ एक फ्रेम डालूँगा, यहाँ पे पहले ड्रॉ करूँगा, ये दिख रहा नहीं है ग्रे के कारण, बाकी फिर एक F7 लूँगा, फिर एक ओके। तो ये बन गया है पूरा। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये आपको देख देख के एनिमेशन करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे टाइमलाइन कैसे वर्क करता है। तो ये था टाइमलाइन में क्लासिक एनिमेशन करने का प्रोसीजर। हे गाइस, दिस इज मी मयंक। और जैसा कि हमने पार्ट 3 में टाइमलाइन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा की फ्रेम्स को कैसे यूज़ करके क्लासिक एनिमेशन करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ 3 टाइप के टेक्निक्स, जिसे हम ट्विनिंग भी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 टाइप के टेक्निक्स होते हैं। पहला मोशन ट्विनिंग, दूसरा क्लासिक ट्विनिंग, तीसरा शेप ट्विनिंग। तो स्टार्ट करते हैं मोशन ट्विनिंग से। अगर मुझे यहाँ से इस सर्कल को मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो मैं ड्रॉ करते तो नहीं बैठने वाला यहाँ तक कि इतने 1 सेकंड में मुझे यहाँ चाहिए तो मैं ड्रॉ करते बैठे रहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल
ये यहाँ से प्रेस करके मैं पहले, मुझे 1 सेकेंड तक में चाहिए तो मैं 1 सेकेंड में जाके मैं फ्रेम बढ़ा दूंगा। मैं यहाँ जाके राइट क्लिक करके ट्विनिंग मेरे 3 टाइप के हैं, क्रिएट मोशन ट्विन, शेप ट्विन, क्लासिक ट्विन। पहले मैं मोशन ट्विन की बात करता हूँ। तो यहाँ कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मोशन ट्विन तभी काम करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ होगा मूवी क्लिप में। तो मूवी क्लिप में करने के बाद अब इसमें की फ्रेम अगर मैं यूज़ करूँगा, अगर मैं मोशन ट्विन यूज़ करूँगा तो ये बन गया। ये अब देखो लेयर हमारा पूरे जितने भी फ्रेम्स है वो सारे ब्लू कलर में हो गए। तो अब ब्लू कलर हुआ मतलब इसमें ट्विन लग चुका है। तो मैं यहाँ नॉर्मली यहाँ सेलेक्ट करूँगा जिस फ्रेम में चाहिए, जहाँ तक मुझे सर्कल, अगर मुझे फर्स्ट सेकंड में सर्कल मुझे यहाँ से यहाँ चाहिए तो मैं बार वहाँ ला के देन मैं यहाँ मोशन दे दूँगा। अब देखो यहाँ पास एक बहुत प्यारा एनिमेशन हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पास ये जनरेट हो गया है। लाइक अगर मुझे इसको फास्ट करना है तो मैं नॉर्मल यहाँ जाके इसको ड्रैग कर दूँगा। अब देखो ये फास्ट हो गया, 10 सेकंड में ही आ रहा है। अगर मुझे स्लो चाहिए तो मैं 40 फ्रेम्स में ले गया, 2 सेकंड में पहुँचे तो ये देखो यहाँ ऐसा हो गया। तो ये ऐसा है। मोशन ट्विनिंग के बाद हम बात कर लेते हैं क्लासिक ट्विनिंग की बात। तो यहाँ मोशन ट्विनिंग के बजाय क्लासिक ट्विनिंग एक बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि जैसे मोशन ट्विनिंग में नॉर्मल आप लेफ़्ट टू राइट या उसमें ईज़ इन ईज़ आउट कर सकते थे बस, लेकिन क्लासिक ट्विनिंग में इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ये यहाँ पहले राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन में अब ये फ़ायदा रहेगा कि ये नॉर्मल पहले वर्क करेगा कि मुझे 20th फ्रेम में मेरे को ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। तो मैं नॉर्मल इसको एंटर मार के प्ले करूँगा, सेम मोशन ट्विनिंग जैसा ही चलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ आ जाती है जब आपके पास इतने सारे ईजिंग के ऑप्शन और अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ईजिंग क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का पार्ट है। इसमें जब स्टार्ट होगा तो धीरे से स्टार्ट होगा, देन धीरे से ख़त्म होगा, और बीच का जो पार्ट रहेगा वो फास्ट रहेगा। ये एनिमेशन स्मूथ करने में हेल्प करता है। जैसे मैं सेलेक्ट किया, यहाँ आ जाता है ट्विनिंग वाले ऑप्शन में। मैं ऑल करूँगा, ऑल में पहले बताता हूँ। क्लासिक ईज में पूछेगा तो क्लासिक ईज में मैं इसमें आप बॉल बाउंस का भी लगा, ईज इन बस लगाना, ईज इन, ईज आउट लगाना, ईज आउट, ईज इन आउट दोनों लगा सकते हो, कस्टम अपना बना सकते हो। तो ये है। ओके, डबल क्लिक किया, उसके बाद यहाँ जाके ये क्यों है, ये इसको मैं रीसेट कर सकता हूँ यहाँ जाके। देन मैं यहाँ पर से लगाता हूँ नोड, सिंगल क्लिक करके आप इसको नोड मिल जाएगा आपको पेन टूल जैसा। तो आप इसको ईज इन ईज आउट कर सकते हैं। सेव एंड अप्लाई। अब देखना लग रहा है स्मूथ। और रोटेशन तो ये है, तो यहाँ मैं ऑटो में रखा हुआ है। अगर मैं काउंटर वाइज करूँगा तो ये ऐसा, और इसके बाजू में दिया है नंबर कि वो इस फ्रेम से इस फ्रेम में आते तक कितने बार रोटेट होगा, ये वो चीज़ है। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको, मान लो 1 काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि ये थोड़ा पेंडुलम जैसा वर्क करे, तो मैं 10th फ्रेम में जाके इसको कर देता हूँ नीचे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा वर्क करेगा। अगर मेरे को थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना है तो मैं सबको कॉपी करके ऑल्ट प्रेस करके यहाँ डुप्लीकेट कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको पूरा पकड़ के राइट क्लिक और रिवर्स फ्रेम। तो रिवर्स फ्रेम में होगा क्या, यहाँ जो लास्ट वाला फ्रेम होता है वो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट वाला फ्रेम लास्ट में, यहाँ कॉपी करने के बाद। तो अब मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ, रिपीटेशन को बढ़ा दो तो ये कुछ ऐसे वर्क करेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं किया था, यहाँ पर जाके इसको एंटी नहीं किया था, एंटी क्लॉकवाइज। इसको जाके मैं कर देता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज। उसके बाद अब प्ले करते देखते हैं कैसा दिखता है। ओके, अब ठीक है थोड़ा ये।
इसके ईज़ नहीं लगा है, इसके में भी ईज़ लगाना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट में आई थिंक ये नहीं होता, तो कॉपी पेस्ट में ये नहीं होता, कॉपी ईज़ एंड सारे प्रॉपर्टीज़ तो आपको फिर से लगाने पड़ेंगे। ये मैं लगा दिया हूँ, सेव एंड अप्लाई। अब देखते कैसा लग रहा है। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो ये हो गया आपका क्लासिक ट्विनिंग। अब आ जाते हैं शेप ट्विनिंग में। शेप ट्विनिंग कैसा है, मैं एक नया सीन लेता हूँ। शेप ट्विनिंग में मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ये मेरा बॉक्स है। बॉक्स में अगर मुझे चाहिए 15th फ्रेम में ये सर्कल बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो कन्वर्ट करूँगा इसको शेप ट्विन में। शेप ट्विन में कन्वर्ट करने के बाद 15th फ्रेम में मैं एक नया की फ्रेम डालूँगा। की फ्रेम आया। अब यहाँ क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा डिलीट और एक करूँगा ड्रॉ सर्कल। ये देखो, तो ये ऐसा वर्क करता है। तो ये होता है शेप ट्विन। ओहे गाइस, दिस इज मी मयंक और आज मैं बात करने वाला हूँ 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन के बारे में। दो एनिमेटर्स ओलिव जॉनस्टन एंड फ्रैंक थॉमस की तरफ से एक बुक लॉन्च हुआ था जिसका नाम था द इल्यूजन ऑफ लाइफ। उसमें इस 12 प्रिंसिपल, द बेसिक 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन के बारे में बताया था। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को बनाने का मकसद यही था कि कैसे हम कैरेक्टर्स पे लॉ ऑफ फिजिक्स अप्लाई कर पाएँ। लॉ ऑफ फिजिक्स के साथ साथ उन लोगों ने इमोशनल टाइमिंग और कैरेक्टर अपील जैसे प्रिंसिपल्स को भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है स्क्वीज एंड स्क्वैश। इस प्रिंसिपल में आपका ऑब्जेक्ट जब भी स्क्वीज होता है, मतलब उसकी हाइट कम होती है या कोई ऑब्जेक्ट प्रेस होता है, तो उसकी जो आजू बाजू जो विड्थ होती है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और अगर उसकी हाइट ज़्यादा होती है या स्ट्रेच होता है तो उसकी विड्थ जो होती है वो कॉम्प्रेस हो जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटीसिपेशन की। एंटीसिपेशन में किसी भी इम्पैक्टफुल एक्शन के होने से पहले जो एक्शन होता है, लाइक अगर मैं किसी को किक मार रहा हूँ तो किक मारने से पहले जो एक्सेलरेशन होता है, पीछे की तरफ घुमाना पैर, तो उसको एंटीसिपेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब यहाँ होता है जैसे कि थिएटर वगैरह में, पहले थिएटर या मूवीज में हम कैरेक्टर्स को जिस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो पीछे रहेगा या आगे रहेगा, कौन बीच में रहेगा, सेंटर लाइन रहेगा, तो ये सब चीज़ एनिमेशन में दिखाने का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि आप किस ऑब्जेक्ट को या किस कैरेक्टर को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो नेक्स्ट होता है अपना पोज टू पोज। पोज टू पोज एक एनिमेशन प्रोसेस है जिसमें आप एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को पहले बनाते हैं, उसके बाद देन उसके बीच के फ्रेम्स में आप ड्राइंग्स करते हैं। इससे आपको पता होगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच के जो पोजेस हैं वो कैसे होंगे। तो अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल है फॉलो थ्रू। तो फॉलो थ्रू क्या होता है? फॉलो थ्रू में ये होता है कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे पंख लगा है या फिर कोई बलून लेके दौड़ रहा है, तो जो बलून या वो जो फर होगा, पहले ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, उसके पीछे पीछे उसके फर उड़ने लगेंगे, उसको बोलते हैं फॉलो थ्रू। ईज इन एंड ईज आउट, जैसे कि मैं पिछले टाइमलाइन वाले पार्ट में भी ईज इन ईज आउट के बारे में बताया था। अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है और वो धीरे से एक्सेलरेट होके रुक धीरे से रहा है, तो वो ईज इन और ईज आउट कहलाता है। हर एक एनिमेशन नेचर से इंस्पायर होके बनाया जाता है, वैसे ही आर्क उनमें से एक है। आर्क का मतलब होता है बहुत से एनिमेशन जैसे हाथ के मूवमेंट, रस्सी घुमाना, किसी कीड़े का पानी में चलना, सांप का चलना, इस तरीके से जो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें आर्क क्रिएट करते हुए किसी एनिमेशन को रूट दिया जाता है, उसे आर्क कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन ज़्यादातर कैरेक्टर एनिमेशन में यूज़ होता है, जैसे कि कोई पर्सन अगर पॉकेट में हाथ डाल के चल रहा है तो उस प्राइमरी एक्शन होगा चलना और सेकेंडरी एक्शन होगा उसका हाथ जेब में डालना। तो ये उसका सेकेंडरी एक्शन उसका बिहेवियर बताता है।
तो नेक्स्ट होता है टाइमिंग। टाइमिंग का एनिमेशन से ये कनेक्शन है कि कुछ ऑब्जेक्ट लाइट वेट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैवी वेट के होते हैं। तो सीन में जब कोई भी लाइट वेट या हैवी वेट को दिखाना रहेगा तो उसकी स्पीड को दिखा के हम ये अंदाजा व्यूअर्स को दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, कितना लाइट है, सिर्फ उसकी मूवमेंट टाइमिंग बता के। तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैजुरेशन। एग्जैजुरेशन का सिंपल मीनिंग अगर बताऊँ तो अगर कोई पतला है तो उसको बहुत ज़्यादा पतला दिखाना, मोटे को बहुत ज़्यादा मोटा दिखाना, अगर कोई जोर से मार रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा जोर से मारते हुए दिखाना, इसे एग्जैजुरेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग का मतलब है एनिमेशन करने के टाइम जो ड्राइंग्स होते हैं उसे फ्लैट में ना रख के ऐसे ड्रॉ करना कि वो थर्ड डायमेंशन व्यू और या फिर पर्सपेक्टिव में दिखे, ताकि उससे उसका वेट, हाइट और वॉल्यूम पता चले, ताकि उसे देख के लगे कि हाँ वो कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट उस प्लेस में खड़ा है या रखा है। तो अब आ जाते हैं हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट में, जो कि है अपील। अपील थोड़ा सा एग्जैजुरेशन से मिलता जुलता है। ऐसे क्लियर समझाता हूँ, जैसे कि अगर कोई डेविल है तो डेविल का शोल्डर बहुत ब्रॉड दिखा के उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उसके हाथ के मसल्स बड़े करके, तो इस टाइप के कैरेक्टर्स में डिजाइन में प्रोपोर्शन में चेंजेस करके जब हम कुछ ऐसा कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं तो उससे हे गाइस, दिस इज़ मी मयंक, और आज मैं बात करने वाला हूँ किसी ऑब्जेक्ट में इफ़ेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल, यहाँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। ये अभी नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, बिटमैप। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा सिंबल में, मूवी क्लिप में। मूवी क्लिप में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ मैं चले जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ आपको कुछ मिलेंगे, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग, जैसे कि पोजीशन, साइज़। ये आपका जो ऑब्जेक्ट के पोजीशंस होते हैं वो बताने के लिए होते हैं, ये अभी हमारे काम के नहीं है। फिर है 3D पोजीशन, ये भी काम के नहीं है अभी। फिर आ जाता है कलर इफ़ेक्ट। कलर इफ़ेक्ट क्या करता है? कलर इफ़ेक्ट नॉर्मली जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको कम ज़्यादा करने, मतलब इसमें ऑप्शंस होते हैं, ब्राइटनेस हो गए, फिर टिंट हो गया। टिंट आपका कितना रहेगा, ये इंटेंसिटी है। उसके बाद यहाँ आप उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड कम किया तो ब्लू हो गया, फिर ग्रीन कम किया तो वायलेट हो गया, ऐसे। उसके बाद आ जाते हैं एडवांस्ड। एडवांस्ड में आपका वही चीज़ है, बस इसमें आपको उस कलर के लेवल्स कम करने हैं तो वो उसमें चेंजेस दिखाएगा। ओके, और एक आ जाता है अल्फ़ा। अल्फ़ा ये बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना दिखेगा, कितना नहीं दिखेगा। अगर मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, उसके पीछे इसका मैं कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है अल्फ़ा से ये ट्रांसपेरेंट कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, वो डिसाइड होता है। तो नन कलर इफेक्ट। अब डिस्प्ले में आते हैं। डिस्प्ले में आपका दो ही चीज़ यहाँ अभी काम की है, एक है विजिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर मान लो जो आपको बनाए हुए हो लेकिन आप उसको एज अ रेफरेंस बनाए हो कि इसमें मैं आर्ट वर्क या एनिमेशन करूँगा, उसके बाद करने के बाद इसको डिलीट भी नहीं करना है आपको, तो आप इसको नॉर्मली इनविजिबल करोगे तो वो आपके रेंडर के टाइम नहीं निकलेगा और आपका आर्ट वर्क क्लियर दिखेगा। उसके बाद आ जाता है ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड आपका नॉर्मली अगर आप लोग फोटोशॉप चलाए होगे या इलस्ट्रेटर चलाए होगे तो उसमें एक ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं जिसमें आप मल्टीप्लाई, लाइट। अच्छा, ये ऐसे नहीं दिखेगा, जैसे कि मान लीजिए मैं आप कुछ ना कुछ फ़ोटो या कुछ भी अगर आपके बैकग्राउंड में है, इसका कलर मैं कर देता हूँ एक बार चेंज। तो क्या होगा, इसको अगर मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा तो वो उस कलर के साथ इफ़ेक्ट करेगा, मल्टीप्लाई होके या उसके साथ, मतलब ये सारे इसके ऑप्शंस होते हैं। आपको अगर जैसा भी चाहिए आप उसको ब्लेंड करने के लिए उसके साथ ये सब चेंज कर सकते हैं। अगला होता है रेंडर वाला। रेंडर एक्चुअली कैशे टू एज बिटमैप एंड एक्सपोर्ट एज बिटमैप। तो ये आपका जो रेंडर होता है उस टाइम का है ये प्रोसेस, लेकिन ये रेंडर वाला पार्ट है तो मैं रेंडर वाले पार्ट में बताऊंगा जब मैं फाइल रेंडर करना बताऊंगा। तो उसके बाद आ जाते हैं एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी एक्चुअली इसका नहीं है पार्ट, किसी प्रोजेक्ट में के बारे में अगर कुछ लिखना रहता है तो ये उसमें काम आता है। मतलब किसी को अगर जानना होगा, मुझे किसी फ्रेंड को पास ऑन करना होगा या अपने टीममेट को पास ऑन करना होगा कि इसमें कुछ वर्क करना है इस मूवी क्लिप में, तो इसमें लिख के दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि ये क्या है, क्यों है, इस पर क्या क्या करना है उसको आगे, ऐसा।
तो ये उस पर यूज़ होता है। फिर आता है अपना मेन फ़िल्टर। फ़िल्टर में अब यहाँ आ जाते हैं आपके बहुत सारे इफ़ेक्ट, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है बट ये बहुत काम के हैं जितने भी हैं। तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं ड्रॉप शेडो से। तो अब ड्रॉप शेडो करते हैं। ड्रॉप शेडो में आपके आ गए ऑप्शन यहाँ। इसमें होता ये है कि एक ब्लर एक्स है, ब्लर वाई। ब्लर एक्स का मतलब होता है आप जितना इधर खींचेंगे ये उतना एक्स की तरफ मूव होगा, एक्स की। अच्छा ये अभी साथ में मूव हो रहा है, आपको इसको अनलिंक करना पड़ेगा तब वो अनलिंक होगा। तो अब y को पहले 0 कर देता हूँ। ये देखो थर्ड वाला सॉरी ब्लर एक्स में आपका जो एक्स एक्सिस में जो होता है मतलब लेफ़्ट टू राइट उस पे वर्क करेगा ब्लर इफ़ेक्ट। और अगर मैं y में करूँगा तो y में ऊपर और नीचे वर्क करेगा। ये देखिए ऐसे। अब ये नीचे बस दिखा रहा है, नीचे की तरफ और राइट साइड में दिखा रहा है अभी शेडो। तो उसको चेंज करना है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ नीचे डिस्टेंस है, डिस्टेंस 4 पिक्सल में है। तो 4 पिक्सल ये एक एंगल में है, 45 एंगल में है। अब क्या करूँगा मैं, अगर मेरे को पहले तो न्यूट्रल करना है तो इसको जाके 0 कर दूंगा। 45 एंगल है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, 0 भी करेंगे कहीं ना कहीं एंगल रहेगा ही वो। अगर मैं बाई चांस एक्स एक्सिस को थोड़ा अगर आपको यूनिफॉर्म अगर ब्लर करना है तो ये यूनिफॉर्म ब्लर तभी होगा जब आप नीचे की एंगल और डिस्टेंस और एंगल को 0 में रखें, तब ये यूनिफॉर्म होके ऐसे ब्लर होगा। अभी ब्लर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, चीप टाइप। तो अब उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, तो क्वालिटी के लिए यहाँ ब्लर क्वालिटी है, उसको ये लो में है। जैसे अगर मुझे बहुत ज़्यादा हाई में चाहिए तो हाई में, तो ये थोड़ा अच्छे से रेंडर हो। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे ये फाइल तो ये थोड़ा टाइम लेगा एक्सपोर्ट होने में। अब स्ट्रेंथ ये होता है कि अगर बाई चांस मैं ब्लर को थोड़ा ज़्यादा किया हूँ, ठीक है, उसके बाद अब मैं स्ट्रेंथ अगर कम करूँगा तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ये उस पर यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। जैसे मुझे ये इतना नहीं चाहिए कालापन, तो मैं थोड़ा सा ऐसा रखूँगा। इनर शेडो ये होता है कि आपके ऑब्जेक्ट, आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, मूवी क्लिप रहेगा, उसके अंदर की तरफ शेडो देगा। जैसे कि मैं ब्लर को अगर मैं कम करता हूँ तो देखो अंदर में डिफरेंस पता चल रहा है, ये ऐसा। तो ये अंदर की तरफ का डेप्थ दिखा देता है इनर शेडो। उसके बाद आ जाता है हाइड ऑब्जेक्ट। अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये हाइड ऑब्जेक्ट भी सेम है, बट यहाँ नॉकआउट और हाइड ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस है कि आपका नॉकआउट हमेशा वो वहाँ पास वाइट एरिया छोड़ देता है, बट हाइड ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट छोड़ देता है, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो एरिया। अब आ जाते हैं कलर पे। कलर का मतलब है आपका जो शेडो है वो किस कलर पे है। तो यहाँ मैं जैसे रेड करवाना है तो ये एक्चुअली सिर्फ शेडो के लिए नहीं, अगर आपको कहीं ग्लो का इफेक्ट दिखाना है कि लाइक आपके किसी कंप्यूटर के पीछे ऐसा कुछ सीन बना है जिसमें कंप्यूटर रखा हुआ है आपके फ़ोटो में, और उसके पीछे आपको ग्लो यूज़ करना है कि लाइक एक कलर वो निकल रहा है, पीछे लाइट लगी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब इसको अगर हाइड करना है, इस इफेक्ट को अभी नहीं चाहिए, तो ये आप यहाँ वैल्यू में जाके आई को ऑफ कर सकते हैं। इसको अभी रखता हूँ मैं। सेकेंड आ जाता है ब्लर। ब्लर में होता ये है कि ब्लर में ये होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कितना ब्लर होगा। ये एक्चुअली कब यूज़ होता है, जब आपको मूवमेंट देने हैं, पीछे है बहुत दूर में है सामान तो ब्लर दिख रहा है, फोकस में नहीं रखना है उसको, तो ये उसमें यूज़ होता है। क्वालिटी इसका वैसे ही है मीडियम और हाई, तो ये होता है ब्लर। नेक्स्ट आ जाता है ग्लो। ग्लो उतना कुछ खास डिफरेंट नहीं है ड्रॉप शेडो से, ड्रॉप शेडो के जैसे ही है। इसमें भी ब्लर एक्स एक्सिस, ब्लर वाई एक्सिस है, स्ट्रेंथ है सेम, क्वालिटी है सेम। उसके बाद कलर आप वैसे ही चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका नॉकआउट। नॉकआउट भी वैसा ही है जैसा ड्रॉप शेडो में था, और इनर ग्लो भी ऑप्शन आपको ड्रॉप शेडो में मिल जाएगा। तो आपको अगर ये यूज़ करना है नहीं करना है तो वो आपके ऊपर है, कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेवल। बेवल में ऐसा होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट होता है उसके आजू बाजू बाउंड्रीज जो होते हैं उसको वो सॉफ्ट कर देता है ऑटोमेटिकली, उसमें शेडो और ग्लो डाल देता है ताकि वो उभरा हुआ लगे। ये ज़्यादातर बटन्स बनाने में यूज़ होता है। तो ये हो जाता है बेवल। बेवल के बाद आता है अगला ग्रेडियंट ग्लो। ग्रेडियंट ग्लो
बस में डिफरेंस ये है कि यहाँ रहता है आपका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में आप चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है और ये वाला कलर वाला पार्ट है। अगर यहाँ बस और चेंज लाना है मुझे दूसरा कलर तो मैं वो भी ला सकता हूँ। बस इसका ये है डिफरेंस रहेगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रहेगा और यहाँ पर हार्ड कलर रहेगा। बस जितना जाओगे इधर वो उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा लेफ़्ट साइड में। इसमें भी वही फुल कर देता हूँ मैं, तो यहाँ ग्रेडियंट दिख रहा होगा आपको। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ रखूँगा तो यहाँ आ रहा है, यहाँ करूँगा तो यहाँ आ रहा है। उसके बाद अगला है ग्रेडियंट बेवल। ग्रेडियंट बेवल भी वैसा ही है। ग्रेडियंट बेवल भी वैसा ही है, एक्स एक्सेस सेम, जो बेवल में होता है सेम वही होता है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस ये है कि ये ग्रेडियंट भी आपको चूज़ करने देता है कि आप उसमें कैसे भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं वगैरह। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका एडजस्ट कलर। एडजस्ट कलर आपका कलर करेक्शन के जैसा है, जैसे ब्राइटनेस मुझे बढ़ानी है इसमें या कॉन्ट्रास्ट रखना है थोड़ा। उसके बाद सैचुरेशन कितना रहेगा, कलर रहेगा नहीं रहेगा टाइप का, कलर सैचुरेशन में वही होता है। फिर उसके बाद होता है ह्यू, इसमें आप कलर ही चेंज कर सकते हैं सीधा। तो ये है एडजस्ट कलर। उसके बाद आ जाता है रिमूव ऑल, इनेबल ऑल और डिसेबल ऑल। इन तीनों का ये मतलब है कि अगर मैं डिसेबल ऑल करूँगा तो ये पूरा कम हो जाएगा। पहले मैं इनेबल ऑल को बताता हूँ। इनेबल ऑल में ये होगा कि जितने भी हाइड हुए रहेंगे ये देखो सारे इफेक्ट ऑन हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसमें हुआ है। अब अगर मेरे को सारे को फिर से हाइड करना है तो मैं सीधा जाके यहाँ पर डिसेबल ऑल, तो ये मतलब हाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर मेरे को अगर मेरे को सेलेक्टिवली सब किसी को भी निकालना है तो मैं नॉर्मली यहाँ जाके क्लिक कर सकता हूँ वैसे। लेकिन अगर बहुत सारे इफेक्ट आपने यूज़ किया है तो आप सीधा जाके यहाँ से कर सकते हैं। और अब मेरे को डिलीट करना है अब इफ़ेक्ट्स, तो मैं सीधा जाके रिमूव ऑल, सारा रिमूव हो जाएगा। और अगर आपके पास सारा है और आपको रिमूव बारी बारी करना है तो आप सीधा एक सेलेक्ट करके कोई सा भी यहाँ जाके माइनस जो साइन बना है उसमें क्लिक करना, ये हो जाएगा। फिर सेलेक्ट करके देन क्लिक, सारा हट जाएगा। तो ये था ऑब्जेक्ट में इफेक्ट कैसे अप्लाई किया जाए। हे गाइस, दिस इज़ मी मयंक और आज मैं बताने वाला हूँ हाउ वी कैन इम्पोर्ट पीएनजी और जेपैग इनटू आवर एनिमेट सीसी। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें एनिमेट करना रहता है तो हमें ड्रॉ किए हुए फाइल्स होते हैं, जैसे कि कुछ आप ड्रॉ किए हो बैकग्राउंड या फिर कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करके रखे हो, तो उसको एनिमेशन में यूज़ करना रहता है। तो आप जेपैग और या पीएनजी जनरली आप इम्पोर्ट करते हैं, तो वो कैसे इसमें करते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो आप लाइब्रेरी में भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या इंपोर्ट करके डायरेक्ट स्टेज में भी ला सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरी बताऊंगा, क्योंकि लाइब्रेरी में आप इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, इजी रहता है कि आप उस लाइब्रेरी में से निकाल के आप इसको स्टेज में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक और फ़ायदा ये भी रहता है कि आप कोडिंग्स अगर आप करते हैं, इसमें जो एक्शन स्क्रिप्ट होता है उसमें जब आप कोडिंग्स करते हैं तो आप कोई कमांड देने के लिए आप डायरेक्ट लाइब्रेरी से लिंक करते हैं उस फाइल के नेम के साथ, तो वो उसमें यूज़ होता है। और अगर आपको सिर्फ एनिमेशन करना है तो आप नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं किसी पीएनजी या जेपीईजी फाइल को। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा लाइब्रेरी में कैसे इंपोर्ट करते हैं। मैं एक पीएनजी बना के रखा हूँ, उसमें यहाँ आप फाइल में आके इंपोर्ट में आपको दो मिलेंगे, इंपोर्ट टू स्टेज, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। तो आप पहले मैं लाइब्रेरी का बताता हूँ। इंपोर्ट टू लाइब्रेरी मैंने इसे डेस्कटॉप में रखा था, तो ये है मेरा बॉल ओपन। ओके, आई थिंक हो गया लोड। तो अब सीधा यहाँ जाके पहले तो विंडोज़ में चेक करना कि लाइब्रेरी कहाँ है। कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट है। ये आ गया हमारा लाइब्रेरी है। अब यहाँ नीचे में देखोगे आप लोग नेम में ये रखा हुआ है, तो आप लाइब्रेरी से डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है आप नॉर्मली यहाँ जाके फाइल में इंपोर्ट टू स्टेज में करने से क्या होता है,
सीधा आपको कर दिया। अच्छा, यहाँ बस ये एक नोटिफिकेशन बताया, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये होता क्या है कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल क्या रहा है, वन और मोर लाइब्रेरी आइटम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डॉक्यूमेंट, डोंट रिप्लेस एग्जिस्टिंग आइटम और रिप्लेस एग्जिस्टिंग आइटम्स। हुआ क्या है, मेरे पास लाइब्रेरी में पहले से सेम नाम का एक डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट मतलब हमारा जो पीएनजी है उसको डॉक्यूमेंट ये रीड करता है सॉफ्टवेयर। तो वो सेम नेम नाम का एक और फाइल जब हम इस सीन में डालेंगे या इस प्रोजेक्ट में डालेंगे, तो वो क्या करता है कि वो उसके साथ मैच हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली भी कई बार उसको ले लेता है कि ये साथ में है। यहाँ ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ये पूछ रहा है कि आप इस वाले जो ये वाला जो डॉक्यूमेंट आप डाले हो सेम नाम का, उसको आप उसको भी रखना चाहते हो, इसको भी रखना चाहते हो, कि वो जो पहले सेम नाम का और है उसको भी रखना चाहते हो, तो ये दोनों को रख लेगा। अब और या तो फिर सेकंड ऑप्शन में पूछा है कि आप रिप्लेस करना चाहते हो। इसको रिप्लेस करने का मतलब वो जो पिछला वाला है वो डिलीट हो जाएगा और आपको जो ये वाला आप इंपोर्ट किया वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ दो ऑप्शन, तो मैं रिप्लेस ही कर देता हूँ। डबल रख के क्या करूँगा, तो लाइब्रेरी में यहाँ देखोगे वही ही है सेम, तो यहाँ ये है। अब मैं इसके आगे बताता हूँ कि अगर बाई चांस मेरे पास ये बॉल है तो इसको हम कैसे एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब। तो ऐसे, तो ये यहाँ अगर आपको लगेगा कि ये जैसे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब लाइक आपको छोटा करना है इसको, तो आप कैसे करेंगे। तो इसका ये दो मेथड है वैसे तो। एक हार्ड मतलब लेंथी प्रोसेस है, वो यहाँ से आप नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ में जाके देन इसका यहाँ जाके जो लिंक वाला बटन है, अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो अगर मैं यहाँ पास से सीधा इसको ड्रैग करूँगा तो ये इक्वली सेम रेशियो में ये छोटा होते जाएगा ये। और अगर इसको आप ऐसा नहीं करना चाहते, ये थोड़ा सा लेंदी था, तो सिंपल यहाँ जाके अपना फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेना, उसके बाद फिर इसको ऐसे ड्रैग शिफ्ट दबा के प्रेस करके करोगे तो ये इक्वली ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, एक बॉल आ चुका है लाइब्रेरी में भी और स्टेज में भी। तो अब हम इसे एनिमेट करते हैं। अगर जिसको नहीं पता है कि एनिमेशन कैसे करना है, तो इसका मैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ, तो आप लोग पिछला वाला पार्ट भी चेक कर सकते हैं। मोशन, आप मोशन ट्विन भी डाल सकते हैं, क्लासिक ट्विन भी डाल सकते हैं। तो नॉर्मली मैं क्लासिक एनिमेशन में ही फ्रेम बाय फ्रेम में बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही इन तीनों ट्विन्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना चुका हूँ कि इसको एनिमेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, टाइमलाइन में जाते हैं। सबसे पहले मुझे जैसे 30th फ्रेम तक चाहिए मुझे, तो मैं 30th फ्रेम में जाके पहले एक की फ्रेम लगाऊंगा जिसमें बॉल मुझे इसी पोजीशन में चाहिए। मैं चेंज करता हूँ पोजीशन पहले यहाँ।
रफ एनिमेशन था एक, आप कैसे पीएनजी या जेपैग को आप यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन में। ओ हे गाइस, दिस इज़ मी मयंक, और आज मैं बताने वाला हूँ हाउ वी कैन इम्पोर्ट वीडियो एंड हाउ वी कैन रोटोस्कोप इट ऑन एनिमेट सीसी। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पोर्टिंग वीडियो। पहले यहाँ फाइल में जाना है, इंपोर्ट में जाके जैसे हम लोगों ने पीएनजी वगैरह किया था वैसे ही नीचे इंपोर्ट वीडियो का ऑप्शन है। तो इंपोर्ट वीडियो में जाके देन यहाँ पास तीन है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधे जाके H264 वीडियो टाइमलाइन में क्लिक करना है। उसके बाद भी अभी आपको नेक्स्ट नहीं दिखाएगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ जाके ब्राउज़ करना है कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो यहाँ मैं पहले से निकाल के रखा हूँ अपनी वीडियो, तो मैं फ़ोल्डर में से निकाल लूँगा उसको, कैट रेफरेंस, ओपन, नेक्स्ट। आपको बस कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ बस बता देता हूँ कि इंक्लूडिंग ऑडियो, अगर आपको ऑडियो यूज़ करना रहेगा तो इसमें टिक लगा लीजिएगा, और अगर नहीं कर होगा, जैसे मेरे पास नहीं है अभी ऑडियो, उसमें कोई काम का नहीं है, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि ये नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर हैवी भी करता है। तो नेक्स्ट फिनिश, ओके। ये आके हमारा वीडियो यहाँ पास आ गया है। अगर आपका वीडियो अगर बड़ा होगा तो आपको मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इंपोर्ट होने में, तो आप ऐसे हड़बड़ाना मत। छोटा है वीडियो करके मेरा जल्दी आ गया। तो ये मेरा वीडियो है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि सब में एक फ्रेम है। ये मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ये देखो 25 एक्चुअली में ये वीडियो 25 फ्रेम का था, और मैंने 1 सेकेंड तक की वीडियो निकाली थी, उसको मैं इंपोर्ट किया हूँ। जैसे यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो मैंने ओके, तो ये यहाँ देखना, यहाँ में FPS भी सेट है 25 पे, और मेरा जो वीडियो है वो भी 25 फ्रेम पर सेकेंड में था, तो इसलिए वो मैच कर गया और 25 फ्रेम में आ गया। तो मैं इसको अभी ऑफ कर दूंगा। तो गाइस ऐसे होता है वीडियो इंपोर्ट होता है। अब इसका यूज़ अगर बताऊं तो एक तो यूज़ आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, इसके ऊपर कोई सा अगर आपको एनिमेशन देना है नॉर्मल, तो जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ आपका पर्पल नहीं, ये कलर ले लेता हूँ मैं। तो जैसे कुछ भी ऐसे लगाना है आपको, F7 इसमें, ठीक है, यहाँ तक बन गया। मैं इसमें जैसे एक पूंछ भी लगा लेता हूँ, उसमें कैट्स के जो खेलने के होते हैं ना फर, वो। तो जैसे ये ऊपर से भी नीचे की तरफ गिरा है, तो इसका मोशन, तो यहाँ मैं प्ले करूँगा एक बार, तो ये ऐसा। तो मैं कुछ भी बना दिया हूँ इसको, और फिनिशिंग से आपको कुछ और भी बनाना है कलर करके, तो आप वैसे वैसे करके ड्रॉ करके आप बना सकते हैं। तो अब एक और बता रहा हूँ मैं आपको कि इसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको डिलीट मार देता हूँ मैं, अब स्टार्ट करता हूँ एक नया फ्रेम लेके, इसमें मैं इसको ट्रेस करूँगा। जैसे मुझे कैट को ट्रेस करना है तो मैं कैट को भी कैट को भी ट्रेस कर सकता हूँ, मतलब रोटोस्कोपी भी बोलते हैं। तो यहाँ ये वीडियो पूरा बन गया है। मैंने रफली ड्रॉ किया है, ऐसा कुछ खास मैंने कुछ डिटेलिंग पे ध्यान नहीं दिया है। आपको सिर्फ इतना आइडिया लगाने की कि कैसे रोटोस्कोपी होता है, आप कितने और फिनिशिंग से कर सकते हैं ताकि और अच्छा दिखे आपका आर्टवर्क। और ट्रेसिंग जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि लाइक ये बहुत गलत है, ये थोड़ी ना होता है, लोग अपने से ड्रॉ करते हैं।
तो मैं ये बता दूँ उन लोग को कि डिज्नी वाले भी ये सब करते हैं। अगर किसी ने देखा होगा प्रिंसेस वगैरह को डांस करते हुए, ऐसा टाइप का सीन, मेरे को एग्जैक्ट नेम नहीं पता, वो फेरी टेल्स वाले बहुत सारे हैं डिज्नी के, तो उसमें जितने भी डांस वगैरह मूव्स है, जो मिकी माउस के बहुत सारे डांस मूव्स थे बहुत पहले के, तो वो सब में भी उन लोगों ने रोटोस्कोपी यूज़ किया था उस टाइम। क्योंकि उस टाइम ये नहीं पता चला था कि वो 12 प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं ये सब। तो उसके पहले ही रोटोस्कोपी स्टार्ट हो चुकी थी, एक एक्चुअल डांसर्स को निकाल के देन उसको रोटोस्कोप किया गया था उस टाइम। तो ऐसा होता है, तो ये गलत नहीं है। हाँ, ये गलत है, एज इट इज़ रखना गलत है। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, आप उसमें डालने के लिए अगर आप एक यूज़ कर रहे हैं, आपको एक कैट चल रही है नॉर्मली, आपकी एक सीन है कार्टून का, आप कोई एनिमेशन सीन बनाया, उसमें अगर कोई कैट चलते हुए बस दिखाना है, उसके लिए आपको पूरी एनाटॉमी सीखनी पड़ रही है, तो आप उस जगह ऐसा रोटोस्कोपी कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। मेन मैटर यही करता है कि आप कैसे अपनी स्टोरी सामने किसी के रख रहे हैं, आप किस तरीके से अपनी एनिमेशन में कंपोजिशन, कलर करेक्शन, ये सब आप दिखा रहे हैं, मैटर वो करता है कि लोगों को देखने में वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाकी किसी को परवाह नहीं है कि आप कैसे बनाए हैं, वो सिर्फ हम एनिमेशन इंडस्ट्री वाले ही बस देखते रहते, चेक करते रहते कि कौन कैसे बनाया है, किस तरीके से एनिमेशन, किस तरीके से आउटपुट शो किया है हमें। तो वो सब हम आर्टिस्ट का ही काम है एक दूसरे के काम को देखने का। बाकी अगर आप व्यूअर्स के लिए बना रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये कुछ मैटर नहीं करता आप कैसे बना रहे हैं, लेकिन मैटर करता है आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपकी स्टोरी क्या बोलनी चाह रही है, वो मैटर करता है। ओ हे गाइस, दिस इज़ मी मयंक, और आज मैं बताने वाला हूँ कि हम ऑडियो कैसे एनिमेट सीसी में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ लिप सिंक्रोनाइजिंग करके बताऊंगा कि आप कैसे अपने कैरेक्टर पे आप किसी वॉइस को रिकॉर्ड करके देन उस पर आप लिप सिंक करा सकते हो अपने कैरेक्टर को। तो स्टार्ट करते हैं फाइल से। पहले ऑडियो इंपोर्ट करेंगे, तो फाइल में जाके एज यूजुअल इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करूँगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट स्टेज में नहीं चाहिए, मुझे लाइब्रेरी में ऐड करना है। तो लाइब्रेरी में ऐड करूँगा। अब यहाँ से मैं चले जाता हूँ अपने फोल्डर में, ढूंढ लेता हूँ उससे पहले मेरा जो कंटेंट है, मतलब मुझे जो वो MP3 चाहिए वो। तो यहाँ मेरे पास एक MP3 फाइल है, ये मैं साउंड बाइबल से निकाला था एक्चुअली। ओपन करते हैं, यहाँ इंपोर्ट हो चुका है लाइब्रेरी में। तो अब लाइब्रेरी में जो फाइल यहाँ आ चुकी है, देखो ऐसे MP3 है ये। अब इससे अगर आपको इसमें यूज़ करना है तो सिंपल है, आपको ये ड्रैग करना है आपको स्टेज में यहाँ ड्रैग हो गया है, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लाइन जैसा दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इसे पूरा रखने के लिए इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ पहले यहाँ तक, ठीक है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर जाके मैं F5 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसको और आगे बढ़ा के देखता हूँ कितना बड़ा है ये F5। हाँ, ये करीबन इतना बड़ा है, ओके, यहाँ तक है, काफ़ी है। मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा फ्रेम, जितना मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए वहाँ तक। फिर मैं यहाँ ड्रैग वापस लाऊँगा। प्ले करना है तो आपको हमेशा ये याद रखना कि आप जब भी प्ले करोगे एंटर मार के ही, तो वो स्टार्टिंग में रहना चाहिए आपका फ्रेम, तभी वो काम करेगा, वरना ऐसे बीच से कभी भी आप प्ले करोगे तो वो आवाज़ नहीं आएगा। बट जैसे ही मैं अगर स्टार्टिंग से करूँगा तो ये आवाज़ आएगा। ठीक है, तो ये इतना था। ये तो हो गया इंपोर्ट करने का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इस पे ना अपने जो कैरेक्टर है उस पर आप लिपसिंग करा सकते हैं इसके थ्रू। ये ज़्यादातर उसी के लिए यूज़ आता है। अगर आपको ऑडियो मैच करना है तो आप नॉर्मली एडिटिंग सॉफ्टवेयर से उसमें जाके करते हैं। ये जो ऑडियो म्यूज़िक ये सब जो ऐड करना रहता है ना, ये उस पर होता है। ये ज़्यादातर सिर्फ आपको आइडिया लगाने के लिए रहता है कि आप लिपसिंग या फुटस्टेप कितने स्पीड से आपकी जो एनिमेशन है वो हो रहा है, ये उसके लिए हेल्पफुल रहता है। तो मैं यहाँ पास फेस पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ, इस पर मैं मुझे सिर्फ ऐसे लिपसिंग करानी है। तो स्टार्ट करने के अब जैसे फेस वाला लेयर मेरा नीचे है तो उसको मैं पहले तो ऊपर कर लूँगा,
ठीक है, ये लॉक, हाँ ठीक है, ओपन हो गया। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ आपको समझाऊंगा अब मैं कि लिप सिंक कैसे हो, आप लिप सिंक्रोनाइजिंग कैसे करते हैं। सिंपल है, जैसे वोवेल्स होते हैं हमारे इंग्लिश में A E I O U, तो वैसे ही आपको वो सब लिपसिंग को उस तरीके से बनाना है कि आप ऑडियो के साथ वो मैच करें। और इसके लिए सबसे हेल्पफुल रहेगा कि आप मिरर में देख के ही अपने आप को एक बार चेक कर लें कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है उसके बाद। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला वाला वर्ड रहेगा, पहले मैं इसको खींच लूँगा जहाँ तक मेरा ऑडियो है, क्योंकि हम लोग सेकेंड लेयर में फिर काम करेंगे, मतलब इसका जो थर्ड लेयर रहेगा उसमें हम लोग लिप्स ड्रॉ करेंगे। F5 प्रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। अब इसे एक और लेयर बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मैं लिप्स। ओके, मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा, अभी आप प्ले करके देखते हैं। पहले मैं हा बोला वो, तो हा के लिए नॉर्मल, पहले तो मैं नॉर्मल वाला ड्रॉ करूँगा ये, ठीक है। फिर यहाँ जैसे आएगा, यहाँ पर हा स्टार्ट होगा, यहाँ पर F7। मैं रफली ड्रॉ करूँगा कि समझ में बस आ जाए कि कैसे काम होता है। बाकी आप कैरेक्टर के हिसाब से आप उसका शेप वगैरह, जो मुंह का शेप होता है वो आप बता सकते हो। यहाँ पास आके एकदम से रुक गया, तो यहाँ वापस मैं इस वाले फ्रेम को कॉपी कर लूँगा, ऑल्ट दबा के, ऑल्ट होल्ड करके ड्रैग करना है, सिंपल। तो यहाँ पास वो वापस आ जाएगा। अब देखो प्ले करके, देखें। अब इसके बाद यहाँ पास आ जाते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, हैया। हैया में होगा ये कि ये यहाँ के, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आधा बना रहा हूँ, मतलब वो पूरा है एक्चुअली। तो इससे आप लोग को वैसे भी आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे बनता है। तो नॉर्मल एक्सपोर्ट करके देखते हैं इसको। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, आपको मेरा वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।